कमरे के भीतर एक पुरानी चारपाई पर नेहा बैठी थी। वह जन्म से ही इस दुनिया को देखने में असमर्थ थी। वहीं पास में चूल्हे के पास बैठी कविता खाना बना रही थी, जो घर की गृहस्थी संभाले हुए थी। आरव बेचैनी में कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। भैया फिर से किसी सोच में डूबे हैं। क्या यह चिंता दीदी के लिए है? आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो भैया। भगवान ने मुझे जैसा जीवन दिया है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। और मैं तो मानती हूँ कि हम सब मिलकर हैं, तो कोई भी कमी बड़ी नहीं लगती। तू खुश हो सकती है बहना, लेकिन मैं नहीं। मैं तुझे इस अंधेरे से बाहर लाना चाहता हूँ। तुझे भी हक है इस दुनिया को देखने का। दुनिया को देखने के लिए आंखें जरूरी नहीं होती भैया। मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारी आवाजें, चहल पहल, हवा की सरसराहट, यही मेरी दुनिया है। नेहा की बातें सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। तभी से आरव ने अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता था, पर जो कुछ भी वह कमाता वह बस 2 वक्त की रोटी के लिए ही मुश्किल से काफी होता। गांव में हर कोई जानता था कि आरव, नेहा और कविता किस तरह की कठिन जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता था। लोग केवल सहानुभूति जताते, मगर असल में कोई साथ नहीं देता। एक दिन आरव घर के बाहर बैठा सोच में डूबा हुआ था। वैद्य जी ने कहा था, अगर नेहा की आंखों का इलाज सही समय पर हो जाए तो संभव है वह दुनिया देख सके, लेकिन इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। यह पैसा जैसे हर चीज की चाबी बन गया हो। इसके बिना तो जैसे गरीब के लिए कोई दरवाजा ही नहीं खुलता। तभी गांव का एक आदमी उनका हालचाल पूछने उनके घर आ पहुंचा। उसने आरव की चिंता से भरी हालत देखी और पूछा, अरे आरव बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? क्या बात है? क्या बताऊं काका, हर दिन के पैसों की तंगी है, ऊपर से बहनों की जिम्मेदारी। अब तो नेहा की आंखों के इलाज की चिंता भी सता रही है। चाहता हूं कि वह भी औरों की तरह इस दुनिया को देख सके। बेटा, मैंने तुम्हें नेहा और कविता को बचपन से देखा है। तुम तीनों ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। अगर मेरे बस में होता तो जरूर कुछ करता, लेकिन मैं भी तो मजदूरी करके ही अपने घर का पेट पालता हूँ। लेकिन मैं तुझे एक सलाह जरूर दे सकता हूँ। कैसी सलाह काका? बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू कर्ज के बोझ में दब जाए, मगर तेरी हालत देखकर लगता है कि तू गांव के जमींदार से अपनी बहन के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार ले ले। सही कह रहे हो काका, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन बेटा, एक बार फिर से सोच लेना, क्योंकि जमींदार कोई भरोसेमंद आदमी नहीं है। मुझे सब पता है काका, मगर और कोई चारा भी तो नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं मेहनत मजदूरी करके उनका सारा पैसा वक्त पर लौटा दूंगा। काका के जाने के बाद आरव चुपचाप बैठ गया। भैया, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन बहुत भारी है, लेकिन जमींदार से सावधान रहना। मैंने सुना है वो मजबूरी का बहुत फायदा उठाते हैं। पता है बहन, मगर जब रास्ते बंद हो तो कोई ना कोई दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा गहराने लगता है, आरव जमींदार की हवेली की ओर निकलने की तैयारी करता है। तभी नेहा उससे पूछती है, भैया आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बहन, मैं जमींदार की हवेली जा रहा हूँ थोड़ी मदद लेने के लिए। मदद? कैसी मदद भैया? आपको तो पता है वो बड़े लोग ऐसे ही किसी की मदद नहीं करते। अरे बहनों, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस घर के अंदर रहना। शाम का वक्त है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है मेरी प्यारी बहनों। कविता ने उसे दरवाजे तक छोड़ा और धीमे स्वर में कहा, भैया अगर बात बन जाए तो लौटते वक्त धीरे से दरवाजा खटकाना। मैं जाग रही होंगी, और अगर बात ना बने तब भी हिम्मत मत हारना। उसकी आंखों में अपनेपन की चमक थी। दर्द में भी भरोसे का दीपक टिमटिमा रहा था। तू ध्यान रखना घर का।
बस इतना कहकर आरव अकेले ही जमींदार की हवेली की ओर रवाना हो गया। गांव से कुछ दूरी पर स्थित वह हवेली किसी दुर्ग से कम नहीं लगती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, भारी भरकम लोहे का फाटक, रंग बिरंगी खिड़कियां। आरव ने डरते हुए हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ समय बाद जमींदार का सेवक घनश्याम बाहर निकला। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक घूरा और रूखे लहजे में बोला, अरे आरव, इतनी रात आया यहाँ, क्या काम है तुझे? मुझे जमींदार जी से मिलना है। वाह, तू बोले और मैं तुझे सीधा जमींदार जी के पास पहुंचा दूं। जमींदार इस वक्त गरीबों से मिलने नहीं बैठते। अब जा यहाँ से सुबह आना, अभी उनका विश्राम का समय है। आरव को ऐसा लगा मानो उसकी आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई हो। एक बार उसने फिर से हाथ जोड़कर निवेदन किया, कृपा करके बस एक बार कह दीजिए उनसे, यह बेहद जरूरी है। मेरी बहन के जीवन का सवाल है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। घनश्याम ने उसकी आंखों में झांका, मानो उसके शब्दों की सच्चाई को परख रहा हो। फिर वह भीतर गया और जमींदार को जाकर सूचना दी। कुछ ही क्षणों में हवेली के बरामदे से एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो इस घड़ी हमसे मिलने आया है? मैं हूँ मालिक आरव, आपसे मिलने आया था। ओ, तो आखिर तू भी हमारे दरवाजे तक आ ही गया। चल ठीक है, अंदर आ। घनश्याम, इसे अंदर ले आ। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक लंबी सांस ली और साहस बटोरकर हवेली के भीतर कदम रख दिया, जहां उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। जमींदार की हवेली में कदम रखते ही आरव के सामने जैसे एक अलग ही दुनिया खुल गई। संगमरमर की चमकदार फर्श, झूमर की रोशनी, चारों ओर फैली जगमगाती लाइटें, भारी लकड़ी की कुर्सियां, यह सब उसके लिए अनदेखा था। लेकिन इस माहौल में पहुंचकर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। सामने बैठा जमींदार ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर नजर उठाई और बोला, इतनी रात को हमारे द्वार पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुझे? हाँ हाँ, मालूम है हमें। तेरी अंधी बहन का दुख है। इसके आगे बोल। आरव के होंठ कांपने लगे, मगर उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। वैद्य जी ने कहा है, अगर सही इलाज हो तो मेरी बहन की आंखें ठीक हो सकती हैं। तो तू चाहता है हम तुझे इलाज के लिए बिना किसी जमानत के पैसे दे दें? जी सरकार, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। आपके पैसे की एक एक पाई लौटा दूंगा, बस मेरी बहन का इलाज हो जाए। जमींदार थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है जिसे मानना ही होगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराई हुई आवाज में बोला, कौन सी शर्त सरकार? हमारे खेतों की देखभाल के लिए एक आदमी चाहिए, लेकिन यह काम आसान नहीं है। तुझे बंधुआ मजदूर बनकर दिन रात मेरे खेतों में मजदूरी करनी होगी, और जब तक मेरा कर्ज चुकता नहीं होता तुझे गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। आरव कुछ नहीं बोल पाया, मानो उसने खुद को किसी बंधन में जकड़ लिया हो। वह धीमे स्वर में बोला, सरकार, अपनी बहन के लिए मैं आपके खेतों में मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे वही करूंगा। बहुत अच्छा, कल से ही काम शुरू कर दे। और सुन, पैसे फिलहाल नहीं मिलेंगे। पहले तुझे साल भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी होगी, अपनी निष्ठा दिखानी होगी, उसके बाद ही मैं तुझे पैसे दूंगा। आरव का मन भावुक हो उठा। वह तो यही सोच कर आया था कि आज अपनी बहन के इलाज के लिए उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ भी उसे केवल आश्वासन ही मिला। वह भारी कदमों से बाहर निकल आया। जब आरव अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि नेहा और कविता दरवाजे पर बैठी उसकी राह देख रही थी। भैया आ गए? हम कब से इंतजार कर रही हैं आपका। हम दोनों बाहर बैठे थे, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो, यही सोचकर घबरा रहे थे। आरव कुछ नहीं बोला, पर वह चुपचाप अंदर गया और थके मन से चारपाई पर बैठ गया। नेहा उसके कदमों की आहट से ही समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है।
वह कविता का सहारा लेते हुए पास गई और बोली, भैया इतने चुप क्यों हो? क्या बात है? आप परेशान लग रहे हो। आरव की आंखों में उदासी थी। नेहा की बात सुनकर उसने उसकी ओर देखा और थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं पगली, मैं दुखी नहीं हूँ। जब मेरी बहनें मेरे साथ हैं तो क्या मैं कभी उदास हो सकता हूँ? भैया मुझसे मत छुपाओ, बताओ ना जमींदार ने क्या कहा? मुझे यकीन है उन्होंने कोई कठिन शर्त रखी होगी। हम गरीब जरूर हैं, पर तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बताओ क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब तक मैं उनके खेतों में सालों तक मेहनत नहीं करता तब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। भैया क्या तुमने उनकी शर्त मान ली? हाँ, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, नहीं तो मैं किस काम का तुम्हारा भाई हूँ? तुमने मेरी खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी भैया। मेरी तकलीफ कम करने के लिए तुम खुद दर्द सहोगे। मैं ऐसा नहीं चाहती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं तुझे अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा बहना। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। बस मुझे तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना है। नेहा चुप हो गई। उसे यह समझ आ गया कि आरव को रोकना अब मुमकिन नहीं था। कविता भी खामोश हो गई, पर उसकी आंखों में एक अनकहा डर तैर रहा था। इस बातचीत के बाद सब खाना खाकर सो गए। अगली सुबह जब गांव के लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे, आरव भी जमींदार के खेतों में काम पर पहुंच गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हो चुका था। उसके साथ काम करने वाले मजदूर उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वह नया शिकार हो जिसे अब शोषण के जाल में फंसा लिया जाना था। कुछ समय बाद जमींदार खेत में पहुंचे। जब उसकी नजर आरव पर पड़ी तो उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो बताओ कैसा लग रहा है हमारे खेतों में काम करके? पुराने मजदूरों से मेलजोल हो गया या नहीं? सुना है तू बड़ा मेहनती है, लेकिन हमारे खेतों में मेहनत के साथ निष्ठा भी जरूरी है। यहाँ जो भी आया है उसने अपनी निष्ठा साबित की है, और जिसने किया है उसे मैंने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। आरव खामोश रहा। जमींदार ने उसे हिकारत से देखा और फिर हाथ के इशारे से बलराम को बुलाया। बलराम हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। वह बरसों से जमींदार के खेतों में काम कर रहा था, पर हालात बंधुआ मजदूर जैसे थे। अरे बलराम, इसे काम समझा दो, और अगर कोई गलती करे तो बताने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सबक सिखा देना। जमींदार के जाने के बाद उसने आरव को धीरे से कहा, तू बड़ी भूल कर बैठा है लड़के। अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं रहेगा। अब दिन रात खून पसीना एक करना पड़ेगा। आरव ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और फिर से काम में लग गया। उधर नेहा अकेली बैठी थी। तभी कविता आई और बोली, दीदी आज भैया बहुत थके हुए दिख रहे थे, क्या वो ठीक होंगे? हमारा भैया बहुत बहादुर है। तू बस भगवान से दुआ मांग, वो सब ठीक करेगा। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अच्छा दीदी, मैं बाजार जा रही हूँ, घर में सब्जी खत्म हो गई है, मैं जल्दी ही लेकर आ जाऊंगी, तुम घर में ही रहना। ठीक है छोटी, तू आराम से जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कविता बाजार की ओर निकल जाती है। तभी नेहा को आंगन से कदमों की आहट सुनाई दी। नेहा धीरे धीरे दरवाजे तक गई ही थी कि दो आदमी सामने आ खड़े हुए। दोनों शराब के नशे में डूबे हुए थे। अंधी जरूर हो, मगर हुस्न तो गजब का है तेरा। चलो शादी कर लेते हैं। हाँ भाई, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। नेहा डर के मारे पीछे हटने लगी। कौन हो तुम लोग? नेहा दरवाजे की ओर भागी। तभी नेहा पत्थर से टकराकर गिर पड़ी। बाहर खड़े लोग हंसते रहे और भाग निकले। नेहा के सिर से खून बह रहा था और वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद कविता बाजार से लौटी तो अपनी दीदी को पड़ा देख तुरंत उसके पास गई।
दीदी दीदी ये आपको क्या हो गया है? हे भगवान, दीदी के सिर से तो खून बह रहा है। तभी गांव का एक लड़का वहां पर आया। अरे कविता दीदी, नेहा दीदी को क्या हो गया है? पता नहीं छोटू, मैं बाजार से लौटी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी है। छोटू, तू जल्दी जमींदार के खेत जाकर मेरे भैया को बुला ला, जल्दी जा। ठीक है दीदी, मैं अभी जाता हूँ। इधर सूरज सिर चढ़ रहा था। आरव खेत में मिट्टी खोद रहा था। कुदाल की धार उसकी हथेलियों को छील चुकी थी, मगर वह रुका नहीं। बाकी मजदूर थक कर बैठ गए, लेकिन उसकी आंखों में जुनून था। सुना है जमींदार जल्दी पैसे नहीं देते, फिर भी तू इतना काम कर रहा है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। शायद मेरी मेहनत देखकर वह जल्दी भुगतान कर दे। तभी छोटू हांफता हुआ वहां पहुंचा। अरे भैया जल्दी चलो, नेहा दीदी वो गिर पड़ी है, उसके सिर में चोट आई है, जल्दी चलो। आरव का दिल बैठ गया। कुदाल हाथ से छूट गई। वह दौड़ा, पांवों में जैसे बिजली भर गई हो। बलराम भी उसके पीछे हो लिया। गांव के लोग घर के बाहर जमा थे। झोपड़ी के बाहर नेहा बेहोश पड़ी थी, सिर से खून बह रहा था। कविता वहीं पास बैठी थी। बहन, क्या हुआ मेरी बहन को? उठो, देखो तुम्हारा भाई आ गया है। तभी भीड़ में से एक युवक बोला, मुझे पता है किसने किया यह सब। जमींदार के 2 नौकर शराब के नशे में नेहा से बदतमीजी की, और जब वो भागी तो गिर पड़ी। तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? माफ कर दो भैया, मैं कुछ नहीं कर पाया। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करूं। मैं ठहरा एक गरीब मजदूर उन ताकतवर लोगों से कैसे भिड़ सकता था। आरव का खून खौल उठा। उसने नेहा को गोद में उठाया और वैद्य के घर की ओर दौड़ पड़ा। नेहा लाचार हालत में आरव की गोद में बेसुध पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। वैद्य जी के घर तक पहुंचते पहुंचते आरव की रूह कांपने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन जिंदा बचेगी या नहीं, पर वह हार मानने वाला नहीं था। कविता भी पीछे पीछे दौड़ रही थी। वैद्य जी ने जैसे ही नेहा को देखा, उसे तुरंत अंदर ले गए। आरव बाहर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कविता भी पास ही खड़ी थी, डरी सहमी अपनी दीदी के इंतजार में। थोड़ी देर बाद वैद्य जी बाहर आए और बोले, चिंता मत करो आरव, चोट गहरी है मगर जान को खतरा नहीं है। उसे कुछ दिनों तक पूर्ण विश्राम की जरूरत होगी। यह सुनकर कविता को थोड़ी राहत मिली, मगर आरव अब भी चिंता में था। आरव के भीतर क्रोध उबल रहा था। उसने नेहा को वैद्य जी के यहाँ से अपने घर लाकर चारपाई पर लिटाया और सारा दिन उसकी सेवा में लगा रहा। कविता भी बिना थके पास बैठी रही। अगले दिन आरव सीधे जमींदार की हवेली पहुंचा। गांव के लोग डरे सहमे हुए थे, मगर आरव अब डरने वालों में नहीं था। जमींदार जी, ये सब आपकी ही करतूत है ना? अरे यह क्या बोल रहा है तू? तेरी बहन की हालत सुनकर दुख हुआ, पर इसमें मेरा क्या दोष? मैंने थोड़े ही अपने लोगों को उसके पास भेजा था, और तेरी बहन अंधी है तो उसे तुझे घर के भीतर रखना चाहिए था। आरव ने गुस्से में मुट्ठी भी ली। गांव वाले बस खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई आरव के साथ खड़ा नहीं हुआ। आरव ने सबकी ओर देखकर कहा, गांव वालों, तुम सब में अब इंसानियत बची ही नहीं। क्या तुम सारी उम्र इन अमीरों के डर से दबे रहोगे? अगर मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन या पत्नी के साथ ऐसा होता तो क्या तब भी तुम चुप रहते? आरव की ये तीखी और साहसी बातें सुनकर बलराम आगे आता है और कहता है, आरव ठीक कह रहा है। आखिर कब तक हम इस घमंडी इंसान के नीचे दबे रहेंगे? अब बहुत हो चुका। बलराम की बात सुनकर जमींदार का नौकर घनश्याम चिल्लाता है,
अबे बलराम, बड़ा नमक हराम निकला तू। मालिक के खिलाफ ही बोल रहा है। थोड़ी सी उधारी के नाम पर इसने हम मजदूरों का खून चूसा है। जितना इसने दिया है उसे कई ज्यादा मैंने इसे मजदूरी में लौटाया है। बलराम और आरव का साहस देखकर गांव वाले भी अब आरव के साथ खड़े हो गए। जमींदार, उन 2 आदमियों को हमारे हवाले करो, वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। जमींदार के चेहरे पर अब डर दिखाई दे रहा था। तभी जमींदार की पत्नी हवेली से निकलकर आई। भाग्यवान, यह सब क्या हो गया? मैंने तो अपने आदमियों को खुली छूट दी थी, पर अब उनके कर्म मेरे गले पड़ गए हैं। आपने ही गलती की है। अपने नौकरों को काबू में रखना चाहिए था ना। उस अंधी लड़की को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? अब एक ही रास्ता बचा है, माफी मांगो और उन नौकरों को गांव वालों के हवाले कर दो। जमींदार डरते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगता है और दोनों नौकरों को गांव वालों के हवाले करता है जो गोदाम में छुपे हुए थे। दोनों नौकरों को गांव के बीचों बीच मुंह काला कर घुमाया जाता है। इसके बाद आरव अपनी बहन के पास आता है और पूछता है, बहन, आप कैसी तबीयत है? भैया, अब मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है आंख और सिर में। मैंने और गांव वालों ने मिलकर तेरे गुनहगारों को सजा दिलवा दी है। भैया, तुम सबसे बहादुर हो। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? बहन, मैं काम पर जा रहा हूँ। घर में राशन और तेरी दवाइयों की जरूरत है। मैं शाम तक लौट आऊंगा। कविता, अपनी दीदी का ध्यान रखना। आरव थोड़ी दूर गया ही था कि अचानक नेहा की आंखों में जलन होने लगती है और वह दर्द से कराने लगती है। इतने में वह बेहोश होकर गिर जाती है। आरव जल्दी से उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। कविता, तुम देखना नेहा को, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। आरव वैद्य को बुलाने निकल जाता है। इधर नेहा को धीर धीर होश आने लगता है। दीदी दीदी, क्या आप ठीक हो? कविता मुझे दिखाई दे रहा है, मैं देख सकती हूँ। जब आरव घर लौटता है तो देखता है कि नेहा बाहर खड़ी है। बगल में कविता चेहरे में मुस्कुराहट ले खड़ी थी। नेहा ने पहली बार अपने भाई को देखा और दौड़कर आरव के गले लग जाती है। भैया, आज पहली बार मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। ऐसा लगा जैसे भगवान खुद मेरे सामने खड़े हैं। नेहा, तू देख सकती है। हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। आपने मेरी सबसे बड़ी दुआ सुन ली। इस दिन के बाद तीनों आने वाले दिनों को खुशियों से बिताने लगे।